हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म GME। एंड आज क्लास 9th आपका चैप्टर जो हम लोगों ने शुरू किया था विच वाज एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड द सेपरेशन का फाइनल पार्ट फाइनली आ गया है। दिस इज द पार्ट नंबर 3 जिसमें हम इस चैप्टर को पूरा का पूरा खत्म करने वाले हैं। फ्लो चार्ट क्या रहने वाला है इस वीडियो का? सबसे पहले एक फ्लो चार्ट को समझेंगे कि हम लोगों ने पार्ट 1 में क्या किया था, फिर पार्ट 2 का एक क्रिस्प सा रिवीजन लेंगे और उसके बाद में हम लोग आएंगे अपने पार्ट नंबर 3 के फ्लो चार्ट पर एंड देन शुरू करेंगे अपना पार्ट नंबर 3 फाइनली। क्योंकि ये एक डिटेल्ड लेक्चर है तो अपना कॉपी पेन लेकर और बिल्कुल तहजीब से तमीज से अपनी बुक के साथ में बैठ जाना, क्योंकि अगर तुम बिना बुक के और ऐसे इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो देखो सिस्टमैटिक चीजें अगर नहीं होंगी, एज आई ऑलवेज से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो कॉपी और पेन लेकर तैयार रहना। पार्ट नंबर 3 को शुरू करते हैं सबसे पहले अपने फ्लो चार्ट के साथ में। अब सबसे पहले अगर मैंने इस चैप्टर को तुम लोगों को पढ़ाना शुरू किया है तो सबसे पहली जो बात मैंने तुम लोगों को बताई है दैट इज, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है मिक्सचर्स के बारे में कि भाई एग्जैक्टली ये मिक्सचर्स होते क्या हैं, है ना। अगर मैं तुम लोगों को एक चैप्टर का ही, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं लिख दिया मैंने, दोबारा आता है। चलो, अगर मैं मिक्सचर्स की बात करती हूँ तो सबसे पहले मैंने बताया कि मिक्सचर्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। ठीक है, मिक्सचर्स जो हैं आपके भाई वो एग्जैक्टली क्या होते हैं, कितने सब्सटेंसेस आपस में मिलते हैं, फिजिकली कंबाइन होते हैं, फिर वो मिक्सचर्स फॉर्म करते हैं, वो हमने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है होमोजीनियस, होमोजीनियस, और उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये दो क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद में हम लोगों ने अपनी नेक्स्ट चीज जो पढ़ी है वो है ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड्स एंड देन सस्पेंशन। अब मैं फर्स्ट पार्ट का भी फ्लो चार्ट आप लोगों को क्यों दे रही हूँ, क्योंकि सस्पेंशन और कोलॉइड्स मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर ही कवर कर दिए हैं, है ना। एग्जैक्टली वो होते क्या हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड्स और सस्पेंशन को आप लोग डिफरेंशिएट किस तरीके से करते हैं वो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब अगर आज का ये टॉपिक है, जब हम लोग आज फाइनल पार्ट करने जा रहे हैं तो मैं कोलॉइड्स और सस्पेंशन का उतना डिटेल्ड लेक्चर नहीं दूंगी, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने वो चीज क्लियर कर रखी है। ठीक है, चलो, तो ये है आपका कोलॉइड्स और सस्पेंशन, और इसको क्लियर करने के बाद में ऑफ कोर्स हम लोग एक एक्टिविटी के ऊपर आते हैं, जिस एक्टिविटी में आप लोग ट्रू सॉल्यूशंस और कोलॉइड्स और सस्पेंशंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये तीन चीज आप लोग जब पढ़ते हैं उसके बाद आप एक टर्म पढ़ते हैं दैट इज योर सोल्यूशन, कि भाई एग्जैक्टली सोल्यूशन जो है वो होता क्या है, सोल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, ये क्या होते हैं। उसके बाद में आप लोगों ने पढ़ा है कि कंसंट्रेशन क्या होती है। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने ऑलरेडी क्लियर कर लिया था अपने पार्ट नंबर 1 में। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा ही सिर्फ इतना है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने अपने बेसिक चीजें जो है वो क्लियर की है। पहली चीज क्या थी, मिक्सचर्स क्या होता है उसका क्लासिफिकेशन, उसके बाद में एक एक्टिविटी की थी जिसमें हम लोगों ने ट्रू सोल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन के बारे में डिटेल में क्लियर कर लिया था। उसके बाद सोल्यूशन और कंसंट्रेशन एग्जैक्टली होता क्या है। कंसंट्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्ट 2 में मैंने आप लोगों को बताया, जब हम लोगों ने पार्ट 2 क्लियर किया था तो उसमें सबसे पहली चीज हम लोगों ने पढ़ी थी विच वॉज सॉल्युबिलिटी। क्या बताई थी मैंने आप लोगों को, सॉल्युबिलिटी। एग्जैक्टली सॉल्युबिलिटी क्या होती है। अब उसके बाद उसी के पैरेलली एक टर्म चलती है जो आप लोगों ने पढ़ी है, वो थी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन की टर्म पढ़ने के बाद में हम लोग अपने चैप्टर का एक मेजर पार्ट जो कि क्या था, जो कि था एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स, ये वाला पार्ट हम लोग कर चुके थे एकदम क्लियर। भाई एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स में से सिर्फ आपका इतना था, ठीक है, यहां तक आपका सिर्फ था। लास्ट टर्म आपने पढ़ी थी सॉल्युबिलिटी, और उसी से बिल्कुल रिलेटेड आपकी टर्म थी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, इतना आप लोगों ने मिक्सचर्स को एक्सप्लोर कर लिया है कि मिक्सचर्स एग्जैक्टली होते क्या है। ठीक है, अब इस चैप्टर का दूसरा जो पार्ट है विच इज देयर सेपरेशन, देयर सेपरेशन। अब सबसे पहले तो हम लोग, साइंस है ही इतनी अजीब, पहले क्या करती है, पहले दो चीजों को आपस में जोड़ने का काम करती है। ठीक है, पहले बताती है कि दो चीजें आपस में जुड़ती कैसे हैं, और फिर इसको इतनी चुल भी रहती है कि उन्हीं चीजों को अलग भी करना है। इसको पहले बताया कि मिक्सचर्स जो है वो फिजिकली एक साथ हम लोग उनको अलग नहीं कर सकते, दे आर कंबाइंड, है ना। फिर बताते हैं कि अब उसको सेपरेट करने का भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये है ही, दो कॉन्ट्रडिक्ट चीजों को ही हम लोग साइंस बोलते हैं, है ना। तो मिक्सचर्स तो हम लोगों ने पढ़ लिया ऑलरेडी। अब हम लोग आते हैं उनके सेपरेशन की टेक्निक्स पर। अब सेपरेशन की टेक्निक्स भी आपके इस चैप्टर में दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला कि आप जब होमोजीनियस सॉल्यूशन को लेते हो, किसको लेते हो, होमोजीनियस मिक्सचर या फिर होमोजीनियस सॉल्यूशन को लेते हो, ठीक है, उसके अंदर के सॉल्यूट को, सॉल्वेंट को आप कैसे सेपरेट करते हो, कैसे सेपरेट करते हो,
ये चीजें आप पढ़ते हो सेपरेशन मेथड्स के अंदर। सबसे पहला आप लोगों ने पढ़ा है दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि एग्जैक्टली क्रिस्टल्स क्या होते हैं, है ना। उसके बाद में क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है ना। क्रिस्टलाइजेशन क्लियर करने के बाद में जो दूसरी टर्म हम लोगों ने या फिर दूसरा जो मेथड पढ़ा था, ऑफ कोर्स पहले हम लोग आए हैं सेपरेटिंग मेथड्स के ऊपर। तो हम लोगों ने पहले लिया है कि भाई होमोजीनियस मिक्सचर्स को हम लोग एक साथ लेंगे और कैसे कैसे उनको किस किस प्रोसेस से हम लोग सेपरेट आउट करते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था डिस्टिलेशन। क्या पढ़ा था? डिस्टिलेशन। और उसके बाद थर्ड लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था पीसी विच इज पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब ये हम लोगों ने क्लियर किया था फॉर होमोजीनियस मिक्सचर्स। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के सॉल्यूशंस को, अगर मैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को ले लूं कि मैम आपने हमें ये तो बता दिया कि भाई होमोजीनियस मिक्सचर्स के जो सब्सटेंसेस हैं उनको हमें सेपरेट कैसे करना है, इधर वी विल बी यूजिंग क्रिस्टलाइजेशन और डिस्टिलेशन और पेपर क्रोमेटोग्राफी। लेकिन अगर मैं आपको हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स दे दूं तो आप लोग कैसे सेपरेट आउट करोगे? तो इस मेथड्स के बारे में, इन मेथड्स के बारे में जिसमें आप पढ़ते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को अलग करने के बारे में, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 3 के अंदर। क्लियर हुई ये चीज? चलो, तो मैंने आप लोगों को पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 का एक बहुत ही ज्यादा क्रिस्प फॉर्मेट में इसका एक फ्लो चार्ट दे दिया है। ठीक है, आई होप आप लोग चैप्टर को कनेक्ट कर पाए हो। ठीक है, कि पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि मैम मिक्सचर्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, हम लोगों ने एक्सप्लोर किया है प्रॉपर्ली मिक्सचर्स को। पार्ट नंबर 2 में हम लोगों ने मिक्सचर्स की 2-3 टर्म को और देखने के बाद में हम लोग अब चैप्टर के सेकेंड हाफ पर पहुंच चुके थे विच इज सेपरेटिंग मेथड्स। सेपरेटिंग मेथड्स को पढ़ना, उसमें हम लोगों ने 2 तरीकों से उनको डिवाइड किया गया है। पहला इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स और दूसरा इज होमोजीनियस मिक्सचर्स। अब होमोजीनियस मिक्सचर्स को किस तरीके से आप लोग सेपरेट आउट करते हैं ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को किस तरीके से हम लोग सेपरेट आउट करते हैं, किसको? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को। तो हम लोग अब ये वाला जो टॉपिक है ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, इन सेपरेटिंग मेथड्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 3 के अंदर विच इज योर फाइनल पार्ट। अब चलो, यही है हाउ कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब अगर आप लोगों को ध्यान हो कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होता है, ठीक है, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स एक बार वापस से थोड़ा बता देती हूँ मैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स आपके वो मिक्सचर्स होते हैं जिनके अंदर आपकी एक टर्म है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज कि इन सोल्यूशन के अंदर होता है नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। क्या होता है भाई इनके अंदर? इनके अंदर होता है नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। यानी कि जब आप यहाँ पर कभी भी डिसॉल्वेबिलिटी देखते हैं किसी भी सब्सटेंस की तो वो होती है नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन में। क्या? ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ठीक है, अगर ये आपको नहीं पता है तो इस चैप्टर पे प्लीज आगे मत बढ़ो, पहले वो पढ़ के आओ कि हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस होते क्या है। ठीक है, ये पार्ट 1 में ऑलरेडी क्लियर है। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कौन से होते हैं? जो कि नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन के होते हैं, जिनके अंदर नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। अब अगर मुझे नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन वाले सब्सटेंसेस को सेपरेट आउट करना है, हाउ डू वी डू दैट? ठीक है, ये हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला आता है सेपरेशन ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स। 2 इमिसिबल लिक्विड्स, आपके पास में 2 टर्म्स होती हैं। पहला होता है मिसिबल लिक्विड, मिसिबल लिक्विड्स, और दूसरा होता है इमिसिबल लिक्विड। दूसरा क्या होता है? इमिसिबल लिक्विड। अब एग्जैक्टली देखो क्या बोलना चाह रही हूँ मैं। मिसिबल लिक्विड्स जो होते हैं ये आपके वो वाले लिक्विड्स होते हैं जो कि आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी कि 2 ऐसे लिक्विड्स जो आपस में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जा रहे हैं, दैट इज योर मिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, ये आपके होते हैं मिसिबल लिक्विड्स। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया था विच इज एसीटोन एंड वाटर। एसीटोन एंड वाटर, आप लोगों की भाषा का अगर एग्जाम्पल दूं तो लेमन जूस, नींबू और किसका, और पानी, उनको आपस में मिलाना, यूनिफॉर्मली बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे वो, है ना। तो वो आ जाएंगे मिसिबल लिक्विड्स के अंदर। 2 लिक्विड आपस में मिल रहे हैं, क्या फॉर्म कर रहे हैं? मिसिबल लिक्विड्स। अब इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं? अपने आप लॉजिक लगा लो। ये होते हैं, ये डिसॉल्व नहीं कर पाते हैं, इनकी डिक्शनरी में डिसॉल्व वर्ड नहीं होता है। ये बोलते हैं भाई हम डिसॉल्व नहीं करते हैं। ये वो 2 लिक्विड्स हैं जो आपस में डिसॉल्व होते ही नहीं है। और सबसे बढ़िया इनका एग्जाम्पल है ऑयल एंड वाटर। भाई तेल और पानी आपस में कभी भी कंप्लीटली मिक्स, कंप्लीटली डिसॉल्वेबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इनका परफेक्ट एग्जाम्पल हो गया ये। तो पहले टर्म हम लोगों ने पढ़ी है मिसिबल लिक्विड्स एंड मिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। आते हैं इस एक्टिविटी के ऊपर। अब आपको बताया गया है कि अगर मैं आपके पास में इमिसिबल लिक्विड्स का, अगर मैं आपके पास में इमिसिबल लिक्विड्स का एक सोल्यूशन दे दूं तो बेसिकली मेरे को ये बताइए कि आप उनको सेपरेट कैसे करेंगे, आप उनको सेपरेट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये दे रखा है
क्या, एक एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के अंदर क्या है फटाफट से समझ लेते हैं, बहुत आसान एक्टिविटी है बच्चों। क्या है इसके अंदर, आप लोगों को एक इन्वर्टेड बीकर टाइप दे रखा है, ये सेपरेटिंग फनल। बेसिकली इस एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। क्या बोलते हैं, सेपरेटिंग फनल इस एक्टिविटी को बोला जाता है। सेपरेटिंग क्यों, क्योंकि ये अलग करने का काम करता है। फनल मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना इन्वर्टेड, दिस इज योर फनल। एक कंटेनर को बेसिकली हम लोग फनल कह सकते हैं। तो ये है आपका सेपरेटिंग फनल। अब इसमें है क्या, यहाँ पर एक स्टॉप कॉक है। स्टॉप कॉक मतलब बेसिकली एक लॉक है। अगर इस लॉक को बंद करोगे तो लिक्विड जो यहाँ पर आपका फिल्ड अप है वो बाहर नहीं आ पाएगा, और अगर इसको खोल दिया तो लिक्विड आपका बाहर आ जाएगा। इट्स लाइक अ टैप। जो टैप आपके घर में होती है, ये उसकी तरह यहाँ पर काम कर रही है। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने एक कंटेनर के अंदर, एक फनल के अंदर, ये मेरा वाटर है, दिस इज वाटर एंड दिस इज ऑयल। ये जो लेयर आपको दिख रही है ऊपर येलो कलर की, ये ऑयल की लेयर है। इसको मैंने इन्वर्टेड करके रख दिया है इसके अंदर। कुछ टाइम तक मैंने इनको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, डिस्टर्ब नहीं किया है। अब कुछ टाइम बाद क्या होगा, क्योंकि वाटर की और ऑयल की, इन दोनों की जो आपकी डेंसिटी है, दोनों की क्या है, दोनों की जो आपकी डेंसिटी है, ये डेंसिटी काफी अलग है। इसकी वजह से जो ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा और जो पानी है वो नीचे रह जाएगा। ठीक है, अब कुछ देर बाद में क्या करूंगी, इस स्टॉप कॉक को इधर की तरफ मूव करूंगी, यानी कि इसको खोल दूंगी, और ये पानी सारा का सारा आ जाएगा इस कंटेनर के अंदर। क्लियर हुई। जैसे ही ऑयल की बारी आएगी मैं तुरंत से स्टॉप कॉक को बंद कर दूंगी। इससे क्या हुआ, पानी नीचे मेरे को मिल गया और ऊपर मेरे को मिल गया क्या, ऑयल। अब यहाँ पे क्या है, दिस इज बेसिकली द सेपरेटिंग फनल। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फनल को यूज किया, कुछ देर के लिए दो इमिसिबल लिक्विड्स को अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, और फिर उसके बाद में जब इनकी डेंसिटी में फर्क होने की वजह से जब ये लेयर्स अलग अलग फॉर्म हो गई हैं, तो क्या हुआ है, पानी नीचे आ गया है, स्टॉप कॉक को बंद कर दिया है, और फिर आपका बचता है ऑयल। क्लियर हुई ये चीज। चलो, तो दिस इज योर सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि जो आपके गैस पार्टिकल्स होते हैं वो हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। मैम ये मतलब ऑल ऑफ सडन ये वाला टॉपिक कैसे आ गया वो बताती हूँ। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है सेपरेटिंग फनल के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पढ़े हैं दो लिक्विड्स, दो इमिसिबल लिक्विड्स को कैसे आप लोग सेपरेट आउट करेंगे जो आपस में मिक्स होते ही नहीं है, वो हम लोगों ने किया सेपरेटिंग फनल की हेल्प से। अब यहाँ पर आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपका प्रोसेस है सब्लिमेशन। वो आपका सेपरेटिंग जो मेथड है दैट इज योर सब्लिमेशन। तो उसको पढ़ने से पहले एक बड़ी बेसिक सी चीज आपको यहाँ पे बताई गई है। ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी का ही आपका पैराग्राफ सामने रखा हुआ है, जहाँ पे आपको बताया गया है कि जो आपके गैस पार्टिकल्स होते हैं दे आर फ्री टू मूव इन ऑल डायरेक्शंस। वो हर डायरेक्शन में फ्री होते हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं सॉरी। उनको बेसिकली हम लोग यूनिफॉर्मली मिक्स कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आपको बोला हुआ है कि जो आपके गैस एंड गैस वाले सॉल्यूशंस होते हैं, गैस एंड गैस वाले सॉल्यूशंस होते हैं, मोस्टली, मैं कह रही हूँ मोस्टली, वो कैसे होते हैं, दे आर ऑल यूनिफॉर्म। कैसे होते हैं वो, दे आर ऑल यूनिफॉर्म। क्लियर हुई ये चीज। अब यहीं पर आपको चीज बोली गई है कि मोस्ट मिक्सचर्स ऑफ गैसेस आर होमोजीनियस। एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दे रखा है। उसके बाद में आपको बोला हुआ है कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ जो आपके मिक्सचर्स होते हैं, कुछ कुछ जो आपके गैस के पार्टिकल्स होते हैं, वो आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स भी होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रखा है फॉग का, स्मोक का। क्लियर हुई ये चीज। तो आपको दो चीज बताई गई है कि गैस और गैस के पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली होते हैं, इसलिए जो मोस्ट सॉल्यूशंस होते हैं वो कैसे मिलते हैं आपको, होमोजीनियस। और जितने भी बाकी के कुछ कुछ जो आपके मिक्सचर्स होते हैं गैस पार्टिकल्स के जब मिलके बनते हैं तो वो आपके हेट्रोजीनियस भी होते हैं। इसके बाद मोस्ट ऑफ द सॉलिड मिक्सचर्स, अगर आप सॉलिड और सॉलिड को आपस में मिलाएंगे तो मोस्टली वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल जो आप नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं वो है कैम्फर। कैम्फर क्या, कपूर एंड सैंड। मिट्टी में मैग्नेट के कुछ पीसेस डाल दीजिए, आयरन नेल डाल दीजिए, है ना, तो वो क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, वो यूनिफॉर्मली तो कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। इसीलिए तो यही आपको वो बताया गया है। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को सॉलिड एंड सॉलिड ये दो चीजें अगर एक साथ में लगी हुई हैं तो इनको सेपरेट करने के लिए हम लोग कौन सी वाली टेक्निक को यूज करते हैं, बेसिकली वो आपको बताई गई है। तो उसके लिए हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज करते हैं सब्लिमेशन। अब ये सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन एक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है भाई, ये वो प्रोसेस है मैम जब आप किसी भी सॉलिड को डायरेक्टली गैस में चेंज कर देते हैं विदाउट चेंजिंग इट इनटू द लिक्विड फॉर्म। यूजुअली क्या होता है, अगर मुझे सॉलिड को कभी भी गैस में चेंज करना है तो पहले मुझे सॉलिड फॉर्म से उसको लाना पड़ेगा लिक्विड फॉर्म में, और लिक्विड फॉर्म से फिर जाएगा ये गैसियस स्टेट के अंदर या फिर गैसियस फॉर्म में। लेकिन सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है, वो बोलता है लिक्विड हटाओ, फास्ट मेथड लगाओ,
सॉलिड को डायरेक्टली गैस में चेंज करने का प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। क्लियर हुई ये चीज? अब इसको सेपरेटिंग मेथड की तरह हम लोग क्यों यूज करते हैं वो पढ़ते हैं इस एक्टिविटी के थ्रू। अब इस एक्टिविटी में बेसिकली है क्या, इस एक्टिविटी में है ये है, यहाँ पर आपको चाइना डिश दी गई है। चाइना बेसिकली दिस इज द बोल, ठीक है। चाइना की इतनी ही अच्छी डिश हो सकती है भाई, और नॉर्मल बोल लिया, उसको अपना कंट्री का नाम दे दिया चाइना डिश, वाओ। तो चलो चाइना डिश को रखा बर्नर के ऊपर, उसको हीट करना शुरू कर दिया और चाइना डिश के अंदर डाल दिया आपके दो कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट? एक तो डाल दिया आपका सैंड यानी कि मिट्टी, और दूसरा डाल दिया आपका कैम्फर। कैम्फर क्या होता है भाई? कपूर। और कपूर को भी कैसे डाला है? कपूर को भी डाला है एक क्रश्ड फॉर्मेट में। कैसे डाला है? क्रश्ड फॉर्म में, यानी कि कपूर को मैंने क्रश किया और उसको मैंने डाल दिया, ठीक है, इस चाइना डिश के अंदर जिसमें कि सैंड ऑलरेडी है। फिर मैंने एक ग्लास फनल को लिया है और उसको इन्वर्टेड करके इस चाइना डिश के ऊपर रख दिया है और ऊपर इसको बंद कर दिया है एक कॉटन प्लग से। क्लियर हुई ये चीज? और इसको मैं बर्न करती चली गई हूँ। अब कैम्फर के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है? कैम्फर बेसिकली आपका, कैम्फर एक सबलाइम सब्सटेंस होता है। क्या होता है? सबलाइम सब्सटेंस, यानी कि ये बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्टली गैस में चेंज हो सकता है, ठीक है। तो मैंने कैम्फर को इसके अंदर क्रश फॉर्मेट में डाला ही इसीलिए है ताकि मैं सब्लिमेशन प्रोसेस को कैरी आउट कर पाऊं। अब यहाँ पे होगा क्या, मैंने इसको बर्न किया, जैसे ही बर्न किया तो जो मेरा कैम्फर है, कैम्फर आपका डायरेक्टली सॉलिड से गैस के अंदर फॉर्म हो सकता है। गैस के अंदर क्या हो सकता है? अपनी स्टेट को ला सकता है। जैसे ही मैंने इसको बर्न किया, कैम्फर जो है वो उड़ना शुरू कर देगा। जैसे ही वो वेपर की फॉर्म में बाहर जाना शुरू कर देगा तो वो इस फनल की यहाँ पर इसकी वॉल्स पर चिपकना शुरू कर देगा। क्लियर हुई ये चीज? तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या, सब्लिमेशन को मैंने यूज किया। यहाँ पर चाइना डिश के अंदर सैंड डाली, क्रश्ड कैम्फर डाला, जैसे ही इसको बर्न किया जो आपका कैम्फर है वो क्या कर गया? वो उड़ गया। क्लियर हुई ये चीजें? जैसे ही कैम्फर आपका उड़ गया वो कंडेंस हो गया और फिर आपको अगेन वो सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा। तो दिस इज योर एक्टिविटी विच इज सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। क्या किया है इसमें? इसमें आपने फायर की है, बेसिकली आग लगाई है इस चाइना डिश के अंदर, जिसमें कि क्या है? जिसमें कि है सैंड पार्टिकल्स। इसमें क्या है? सैंड पार्टिकल्स और कैम्फर। जैसे ही आग लगाई है, क्योंकि कैम्फर जो है वो क्या है? वो है आपका एक सबलाइम सब्सटेंस, तो वो क्या करेगा? सॉलिड से डायरेक्टली चेंज हो जाएगा किसके अंदर? गैसियस स्टेट के अंदर। और जैसे ही वो कंडेंस होगा तो वापस से लिक्विड अपनी स्टेट फॉर्म के अंदर वो आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीजें हुई है, सिर्फ और सिर्फ सब्लिमेशन के साथ साथ हुआ है डिपोजिशन। अब ये डिपोजिशन क्या होता है? पहली टर्म जो मैंने आपको बताई है दैट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में मैम आपने हमें बताया कि जो सॉलिड होता है उस सॉलिड को आप लोग डायरेक्टली गैस के अंदर चेंज कर देते हो, जैसे सब्लिमेशन। एक टर्म आती है डिपोजिशन। क्या? डिपोजिशन। ये क्या करती है? ये आपकी गैस को सॉलिड के अंदर चेंज कर देती है। भाई जब मैंने आपको ये वाली एक्टिविटी कराई है तो इस एक्टिविटी में देखो दिस इज अ चाइना डिश, ठीक है। अब जब जैसे ही इसके अंदर सैंड मैंने डाली और क्रश्ड कैम्फर डाला तो वो कैम्फर हीट होने की वजह से उसकी जो वेपर्स थी वो इस कंटेनर के इधर आकर चिपक गई हैं, इसकी वॉल्स पे आकर फॉर्म हो गई हैं। लेकिन मुझे वेपर फॉर्म में तो चाहिए नहीं अपना कैम्फर, तो मैं क्या करूंगी? फिर दोबारा होता है आपका डिपोजिशन। क्या होता है? डिपोजिशन। ये क्या करता है? जो आपका कैम्फर आप गैसियस स्टेट में है वो कंडेंस होने के बाद में सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। तो आपके दो प्रोसेसेस यहाँ पर हुए एक साथ, जिसके थ्रू आपने क्या किया है? दो हेट्रोजीनियस सॉलिड एंड सॉलिड सब्सटेंसेस को अलग कर दिया है। दो टर्म्स यहाँ पर पढ़नी है, पहला इज सब्लिमेशन, दूसरा इज डिपोजिशन। दोनों के दोनों ही आपस में ऑपोजिट होती हैं। क्वेश्चन बन सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। क्लियर हुई ये चीज? ये पैराग्राफ आपको ये चीज बोल रहा है कि कैम्फर हीट करने पर डायरेक्टली चेंज हो जाएगा सॉलिड स्टेट से वेपर स्टेट के अंदर, लिक्विड में नहीं जाएगा, डायरेक्टली गैस में हो जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। ऑन द अदर हैंड जब वेपर वापस से कंडेंस बैक हो रही है और डायरेक्टली सॉलिड बन रही है विदाउट बिकमिंग अ लिक्विड, इसको हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन। क्लियर हुई ये चीज? तो यही आपको यहाँ पर बताया गया है। आप यहाँ पे नेफ्थलीन भी यूज कर सकते थे, ठीक है, कैम्फर की जगह पे। अब आते हैं अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। अब यहाँ पर आप एक टर्म पढ़ते हैं विच इज योर एलॉय। अब एलॉय क्या होता है? सिंपल सी बात है, अगर मैं मेटल प्लस मेटल या फिर मेटल प्लस नॉन मेटल या फिर नॉन मेटल प्लस मेटल को एक साथ जोड़ लेती हूँ, इन तीनों में से कोई भी एक केस, तो मुझे मिल जाता है एलॉय। एलॉय बेसिकली क्या होता है? एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। किसका? या तो दो मेटल और मेटल को एक साथ जोड़ दो, या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल को एक साथ जोड़ दो, या फिर एक नॉन मेटल और एक नॉन मेटल को एक साथ
जोड़ दो। तो यहाँ पर क्या होगा, जब आप किसी भी दो मेटल्स का एक साथ मिक्सचर फॉर्म करते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, या फिर नॉन मेटल और नॉन मेटल का, या फिर मेटल एंड नॉन मेटल का, तो वो क्या बन जाता है, अलॉय। अब मैम ये पागलपंती हम लोग करते क्यों हैं, ये भी बता दीजिए। ये हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि फिजिकल मेथड्स जो होते हैं वो यूजुअली क्या करते हैं, वो अलॉय के किसी भी कंपोनेंट को सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट जो भी आपका सब्सटेंस है वो सब्सटेंस कैसा हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और भी ज्यादा वो हो जाएगा रिजिड, ठीक है, एंड मोर कोरोजन रेजिस्टेंस। और कैसा हो जाएगा, देखो अगर मेरे पास में एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट ये है, कुछ खूबी इसके पास है, कुछ क्वालिटीज इसके पास है, अगर मैंने इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया तो जो मेरे पास बन के अब आएगा, है ना, तो वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वालिटीज इसकी भी इसके अंदर आएंगी और कुछ ना कुछ क्वालिटीज इसकी भी इसके अंदर आएंगी। अगर ये बंदा इसकी क्वालिटीज को लैक कर रहा है और ये इसकी क्वालिटीज को लैक कर रहा है, तो जो इन दोनों से मिलके बनेगा, इसके अंदर दोनों की ही क्वालिटीज मर्ज हो जाएंगी। इसीलिए हम लोग अलॉयज को बनाते हैं, क्योंकि अलॉय बेसिकली कैसे होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ये वो मटेरियल होते हैं आपके जो कि स्ट्रांग और रिजिड होते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ तीन आपको बेसिकली क्या दे रखे हैं, अलॉयज के एग्जाम्पल दे रखे हैं। पहला होता है आपका ब्रास। ब्रास क्या है, अ मिक्सचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ कॉपर एंड 20% ऑफ जिंक, इससे बनता है आपका ब्रास। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद है ब्रॉन्ज, अ मिक्सचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ कॉपर एंड 20% ऑफ टिन। और उसके बाद है स्टेनलेस स्टील, जिसके अंदर ये सारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स जुड़े हुए रहते हैं, मेटल्स जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका अलॉय के बारे में, ये तीनों के तीनों प्लीज याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट सस्पेंशंस की तरफ। सस्पेंशंस क्या होता है, मैंने आपको एग्जांपल दे रखा है, दिस इज योर बीकर। बीकर के अंदर है आपका वाटर, और वाटर के अंदर मैंने डाल दिए हैं सैंड के पार्टिकल्स। कुछ टाइम तक मैंने उनको स्टिर किया, जैसे ही उनको स्टिर किया, जो उनके पार्टिकल्स होते हैं उसके, वो कैसे करते हैं, हम लोग उनको बेसिकली नेक्ड आई से देख सकते हैं, वो विजिबल होते हैं, दे आर विजिबल थ्रू द नेक्ड आइज। क्यों, क्योंकि उनका काफी बड़ा साइज होता है ना। तो यहाँ पर बेसिकली सस्पेंशन के अंदर हम लोग ये चीज पढ़ते हैं कि ये वो पार्टिकल्स होते हैं विच आर वेरी वेरी लाइक विजिबल टू आवर नेक्ड आइज, जो कि बड़े भी होते हैं साइज में, यूजुअली हम लोग उनको देख सकते हैं अपनी नेक्ड आइज से भी, वी डोंट नीड एनी माइक्रोस्कोप और समथिंग, ठीक है। हम लोग नेक्ड आइज से भी उनको कंप्लीटली देख सकते हैं। इसके अलावा ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स का पार्ट होता है, ठीक है। और भी बहुत सारी इनका पाथ जो है दैट इज क्लियरली विजिबल, आप इनका पाथ जो है वो कंप्लीटली विजिबल तरीके से देख सकते हो। ये कंप्लीटली मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया है वाटर प्लस सैंड का, तो नेक्स्ट स्लाइड आपकी इसी चीज के ऊपर बन जाती है कि मड को पानी से हम लोग कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो हम लोग इसको करते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर बीकर, इसके अंदर मैंने डाल दिया आपका H2O और साथ में डाल दिया मैंने आपके सैंड पार्टिकल्स। अब मुझे इनको अलग कैसे करना है, मैं इनको कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दूंगी, मतलब कि एक बार इनको स्टिर करने के बाद में मैंने ग्लास लिया, ग्लास के अंदर सैंड के पार्टिकल्स डाल दिए और उनको आपस में क्या कर दिया, स्टिर कर दिया। कुछ टाइम के बाद ही जो आपके सैंड के पार्टिकल्स हैं वो इसके अंदर नीचे अपने आप स्टोर होने लगेंगे, अपने आप क्या करेंगे, बैठने लगेंगे। क्लियर हुई ये चीज। अब मैं क्या करूंगी, फिर मैं अलग एक कंटेनर लूंगी और इस कंटेनर के ऊपर एक फिल्टर पेपर को रखूंगी या फिर किसी भी एक नॉर्मल कॉटन क्लॉथ को रखूंगी और इस पानी को फिल्टर कर लूंगी, है ना। तो क्योंकि सस्पेंशन जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि वो काफी बड़े होते हैं, कैसे होते हैं, वो काफी बड़े होते हैं, तो वो क्या करेंगे, जो ये फिल्टर पेपर होगा इसके ऊपर से फिल्टर होकर जो आपका पानी है वो ऑलरेडी नीचे आपको मिल जाएगा। तो ये क्या था, दिस इज हाउ कैन वी सेपरेट मड फ्रॉम वाटर। पानी में से हम लोग सैंड के पार्टिकल्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो द ओनली फिनोमेना इज कि जो सस्पेंशन के आपके पार्टिकल्स होते हैं वो काफी बड़े होते हैं और फिल्टर पेपर या फिर कॉटन का जो भी आप लोग क्लॉथ यूज करेंगे वो उसमें फिल्टर हो जाते हैं, वो उससे पास आउट नहीं कर सकते हैं। एंड दिस इज हाउ आप वाटर और सैंड को अलग कर सकते हो। क्लियर हुई ये चीज। तो ये आपका तरीका था मड और पानी को अलग करने का। नेक्स्ट प्रोसेस इज सेंट्रीफिकेशन। अब देखो यहाँ पर ये एक गेम बता रखी है आपको, दिस इज योर स्पिनिंग गेम। अब इसमें है क्या, दो दोस्त हैं आपस में और वो गोल 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 घूम रही है, काफी ज्यादा आपने करते हुए भी देखा होगा, मोस्टली लड़कियां करती हैं इन हरकतों को, है ना। तो बेसिकली इसमें है क्या, जब ये कभी भी लड़कियों ने एक्सपीरियंस किया होगा तो इसमें एक देयर इज सिचुएशन, क्या सिचुएशन बनती है वो, कि जैसे ही कुछ देर होती है और आप लोग बहुत हाई स्पीड से रोटेट करते हो, बहुत हाई स्पीड से आप लोग स्पिन करते हो, तो आपके हाथ अपने आप स्लिप होने लगते हैं, छूटने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा होता है और बाहर की तरफ के ही फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ही वर्ड बना है आपका सेंट्रीफिकेशन। अब ये होता क्या है, ये तो था आपके एग्जाम्पल की बात। अब बेसिकली क्या होता है इस प्रोसेस के अंदर, ये प्रोसेस के अंदर होता क्या है, किसी भी मिक्सचर को आप बहुत ज्यादा हाई स्पीड पर रोटेट करते हो, जैसे ही रोटेट करते हो उस पर लगता है एक फोर्स, उस सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान उस पर लगता है एक फोर्स। और वो फोर्स होता कैसा है, वो फोर्स होता है आपका आउटवर्ड, यानी कि बाहर की तरफ, किसी भी बॉडी पर बाहर की तरफ वो फोर्स आपका लगता है, लेकिन सर्कुलर मोशन में, ठीक है। अब उसकी वजह से बेसिकली होता क्या है, जो आपके हेवियर पार्टिकल्स, जो आपके भारी पार्टिकल होते हैं वो बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, और जो आपके लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी जगह पर बेसिकली क्या कर देते हैं, वो टॉप पर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पर बताया गया है। क्या बताया सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर, कि सेंट्रीफ्यूगेशन एक वो प्रोसेस है मैम जहां पर हम लोगों को स्पिनिंग देखने को मिलती है। मतलब आप सब्सटेंसेस की, किसी भी मिक्सचर की आप स्पिनिंग करते हो बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड पे, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको मिलता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि आउटवर्ड फोर्स आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हेवियर पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर मूव करना शुरू कर देते हैं, एंड एज अ रिजल्ट जो लाइटर लिक्विड होता है आपका वो टॉप पर आ जाता है। ये बेसिकली किसके लिए यूज होता है, ये आप लोगों ने देखा होगा, जो आपकी मदर वगैरह होती है वो बटर मिल्क, छाछ जो होती है आपकी, उसमें से बटर को, घी को अलग करने के लिए वो बेसिकली सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज करती है, उसमें बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे उसको घुमाती है, एंड एज अ रिजल्ट जो बटर है वो अपने आप ऊपर आ जाता है। तो लेसर, जो लाइटर लिक्विड होता है वो टॉप पर आ जाता है, और जो हैवी है वो नीचे रह जाता है, क्योंकि बटर काफी हल्का होता है तो वो ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो दिस इज योर प्रोसेस सेंट्रीफिकेशन। नेक्स्ट है, यह बताया गया है आपको कि सेंट्रीफिकेशन जो है वाइडली उसको लेबोरेटरीज में यूज किया जाता है टू सेपरेट आउट द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको अलग अलग करने के लिए भी हम लोग सेंट्रीफिकेशन का यूज करते हैं। जो आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं, प्लाज्मा वगैरह, इन सबको रिमूव करने के लिए, सॉरी सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सेंट्रीफिकेशन। नेक्स्ट प्रोसेस है आपका कोएगुलेशन। क्या है, कोएगुलेशन। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें बहुत सिंपल सी टर्म आपको यहाँ पर बहुत सिंपल सा एक प्रोसेस आपको बताया गया है। वो प्रोसेस बेसिकली है क्या, देखो यहाँ पर अगेन आप लोगों के पास में क्या है, बीकर है, पानी है, और पानी में आप लोगों ने मिट्टी डाल दी है। कुछ देर बाद में आपने उसके अंदर एलम डाल दिया है। एलम क्या है, एलम बेसिकली फिटकरी होता है, ठीक है। कोएगुलेंट बोलते हैं उसको, ये रहा कोएगुलेंट, ठीक है। अब कुछ देर बाद आपने उसको उसके अंदर रखा, कोएगुलेंट क्या करेगा, एलम क्या करेगा, जितनी भी गंदगी है उसको एक तरफ यहाँ पे उसने नीचे बिठा दिया, और पानी क्या हो गया आपका, साफ होगा। दिस इज योर कोएगुलेशन। क्या होता है प्रोसेस, पाउडर्ड एलम यानी कि फिटकरी को हम लोग यूज करते हैं एक बीकर के अंदर, जिसके अंदर है मडी वाटर, यानी कि पानी। कैसा है पानी, सैंड के साथ का पानी है, यानी कि पानी के अंदर मिट्टी के पार्टिकल्स जुड़े हुए हैं। एलम इज अ व्हाइट क्रिस्टलिन केमिकल सब्सटेंस, एक व्हाइट पत्थर जैसा आपका सब्सटेंस होता है। क्या करता है, पानी की प्योरिफिकेशन में इसको यूज किया जाता है। तो जो एलम है आपका वो कॉज करता है, यानी कि उसकी वजह से बेसिकली होता क्या है, जो आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो एक साथ क्लम्प कर जाते हैं, यानी कि एक साथ फॉर्म हो जाते हैं। जैसे कि मिट्टी के पार्टिकल्स हैं, एक दूसरे के बाहर ऐसे यहाँ पर डिसॉल्व हो रखे हैं वो, लेकिन उनको एक साथ ऐसा क्लम्प की फॉर्मेशन कौन कराता है, फिटकरी, विच इज एलम। क्लियर हुआ ये चीज। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोएगुलेशन, और जो सब्सटेंस ये प्रोसेस करवाता है दैट इज योर कोएगुलेंट। क्लियर हुई ये चीज। तो ये है आपका कोएगुलेंट। नेक्स्ट है आप लोगों का कोलॉइड्स। कोलॉइड्स बेसिकली क्या होते हैं, ये आपके वो सब्सटेंसेस होते हैं, एक टर्म होती है ट्रू सॉल्यूशन, एक होते हैं आपके कोलॉइड्स, और तीसरे आपके होते हैं सस्पेंशंस, ठीक है। सस्पेंशंस क्या होते हैं, सस्पेंशंस आपके क्लियरली काफी बड़े पार्टिकल्स होते हैं, बिग पार्टिकल्स। जैसे कि पानी के अंदर आप लोगों ने मिला दिया है क्या, सैंड, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं आपके, ये वो पार्टिकल्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, काफी स्मॉल, वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और इनको आप लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते हो। कोलॉइड्स क्या होते हैं, कोलॉइड्स बिल्कुल इनके बीच के होते हैं, देयर ऑफ इंटरमीडिएट साइज, ना तो ट्रू सॉल्यूशन की तरह काफी छोटे होते हैं, ना ही सस्पेंशंस की तरह काफी बड़े होते हैं। और कोलॉइड्स को सेपरेट करने के लिए, सेपरेट आउट करने के लिए भी हम लोग काफी अलग टेक्निक्स को यूज करते हैं। तो कोलॉइड्स का मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, काफी इंटरमीडिएट साइज के होते हैं। इनके भी पार्टिकल्स को आप नेक्ड आईज से नहीं देख सकते हो, क्योंकि ये छोटे होते हैं, ठीक है, ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। जो इनका पाथ है दैट इज स्लाइटली विजिबल। पाथ जो होता है ना वो स्लाइटली विजिबल होता है। कैसा होता है, स्लाइटली विजिबल, यानी क्लियरली आपको नहीं दिखता है, थोड़ा बहुत पाथ आपको इनका दिख जाता है। और इसी पाथ से रिलेटेड है आपकी एक टर्म विच इज टिंडल इफेक्ट। अब ये टिंडल इफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों है और क्या है वो हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है आपका टिंडल इफेक्ट। होता क्या है टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट बेसिकली मैंने क्या किया,
मैंने यहाँ पर एक बीकर रखा, इस बीकर के अंदर मैंने डाल दिया है पानी, और इस पानी के अंदर मैंने आपके डाल दिए हैं कुछ पार्टिकल्स, किसके, कोलॉइड्स के, मैंने कोलॉइड डाल दिया इसके अंदर। अब अगर मैंने यहाँ पर एक टॉर्च रख दी है, क्या रख दिया, टॉर्च रख दी है, और मैंने यहाँ पर टॉर्च की एक लाइट की बेसिकली एक बीम को मैंने यहाँ से पास किया है, तो अगर मैं इस पार्टिकल्स का रास्ता देख सकती हूँ, दिस स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल्स, ये आपका होता है टिंडल इफेक्ट। क्या होता है, टिंडल इफेक्ट। इतना ही आसान है ये, इसी को फिर बाद में आपको लैंग्वेज दे देनी है। क्या होता है टिंडल इफेक्ट, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट पार्टिकल्स। जब आप लाइट पार्टिकल्स को स्कैटर करते हो और उनकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं उनका पाथ आपको विजिबल हो जाता है, दैट इज योर टिंडल इफेक्ट। क्लियर हुई ये चीज। क्या होता है टिंडल इफेक्ट, जब आप कभी भी स्कैटर करते हैं लाइट को और उसकी वजह से पार्टिकल्स का रास्ता आप लोगों को देखने को मिलता है, दैट इज योर टिंडल इफेक्ट। ठीक है, बुक में डेफिनेशन ऑलरेडी आपकी होगी, और इसमें नेक्स्ट जो आपकी टर्म है, लास्ट टर्म जो है, दैट इज डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। अब देखो कोलॉइड्स में, इससे पहले हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है सोल्यूशन के बारे में। किसके बारे में, सोल्यूशन के बारे में। सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का मिक्सचर। अब सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट इज समथिंग विच इज इन लेस अमाउंट। कैसा होता है, लेस अमाउंट। और सॉल्वेंट इज इन मोर अमाउंट, ये तो ऑलरेडी पता होगा, पहले पढ़ रखा है इस चैप्टर के अंदर, है ना। तो देखो, जब कभी भी कोलॉइड्स के अंदर, जब कभी भी कोलॉइड्स के अंदर के सोल्यूट पार्टिकल की आप लोग बात करेंगे, सोल्यूट की आप लोग बात करेंगे किसी भी कोलॉइड के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेस। ठीक है, और कोलॉइड्स के अंदर जब हम कभी भी सॉल्वेंट की बात करेंगे तो उसको हम लोग एक नई लैंग्वेज में बोलते हैं डिस्पर्स्ड मीडियम। क्लियर हुई ये चीज, एंड दिस इज हाउ योर चैप्टर गेट्स फिनिश्ड। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए, हर एक पार्ट देखने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग क्लियर करेंगे इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारे चेंजेस आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस किए गए हैं, एंड आई होप आप लोग उन चेंजेस को भी अच्छे अच्छे तरीके से अपने अंदर ढाल रहे हो, क्योंकि अच्छे चेंजेस हैं, जैसे भी चेंजेस हैं। ठीक है, खुद को स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे लेके जाना है। ठीक है, कहीं से भी सिलेबस को पीछे नहीं छोड़ना है, स्टार्टिंग से हर चीज़ को सिस्टमैटिकली पढ़ते चलना है। ये हम लोगों ने खत्म किया है अपना केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, विच इज एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। नेक्स्ट हम लोग इसके क्वेश्चंस के बाद मूव करेंगे अपनी बायो के पहले चैप्टर, विच इज सेल के ऊपर। ठीक है, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू एवरीवन।